अब वो हर बार टेस्ट थोड़ी करेगी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आएगा। हो सकता है डिले आए, हो सकता है डिस्टर्ब रहे, हो सकता है रेगुलर ना रहे। क्लियर? ये चीज है। चलें आगे। हाँ, बहुत जबरदस्त सर्दी हो रही है। नहीं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो क्यों कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत होगी? तब तो फर्टिलाइजेशन हो गया ना, प्रेगनेंसी शुरू हो गई। चलिए आगे चलें। कुछ नहीं होता चाय भाई से। इधर देखो। चलें आगे। अब औरतों ने हड़ताल कर दी भाई। औरतों ने हड़ताल कर दी। हाँ जी डॉक्टर साहब, गर्म पानी भी पी लेंगे, विक्स डाल के स्टीम भी ले लेंगे, अदरक वाली चाय भी पियेंगे। एनीथिंग एल्स डॉक्टर साहब? हेलो, बोलो। हाँ, काढ़ा काढ़ा भी पी लेंगे। स्वालीन का काढ़ा, अच्छा वो भी पी लेंगे। हैं? इतना कर लें? ठीक है। अब ये कौन है ये कमबख्त मेरे को ब्रांडी पिलाने वाला? तुषार। भिजवा दे यार, मैं तेरे को एड्रेस दे देता हूँ, है ना, तो भिजवा दे। हाँ, थोड़ा वो मैं बारिश में भीग गया था एक्चुअली, सुबह सुबह 5 बजे। तो नहीं बेटा तुषार, मैं पीता और खाता दोनों नहीं हूँ। आई एम सात्विक पर्सन। कोई सा तस्किन, कोई सा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बेटा, मजाक कर रहा था ऐसे ही। अच्छा, एक और आया भाई, तुम लोग भी सुनो। पैरों में विक्स लगाकर सॉक्स पहनकर सो जाना सर। हाँ जी। आ जाएगा कनक, बता दूंगा, मैंने पढ़ लिया बेटा, परेशान मत हो। चलिए। हाँ ठीक हो जाऊं, वरना हो सकता है कल छुट्टी करनी पड़े मुझे। बाकी कोशिश करूंगा, अभी तक तो शरीर चल रहा है जहां तक छुट्टी ना लूं। चलिए। अब औरतों ने हड़ताल कर दी। औरतों ने हड़ताल कर दी कि सारी गोलियां हम क्यों खाएं? ये हमारे जो आदमी लोग हैं, इनका हाथ नहीं है क्या बच्चा पैदा करने में? हाँ। हाँ जी मोहम्मद, यही करो बेटा आप। तो उन्होंने कहा फिर मेल पिल बनाओ। तो साइंटिस्ट ने मेल पिन बनाई किससे? नाम दिया गोसीपोल। गोसीपोल बनाई किससे? कॉटन सीड से। कॉटन सीड से, कॉटन सीड का यूज करते हुए एक पिल बनाई, नाम दिया गोसीपोल। जब जब आदमी ने ये खाई, जब जब किसी आदमी ने ये खाई, तो उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो गया? स्लो हो गया। ना कि सिर्फ स्लो हो गया, अल्टीमेटली स्टॉप हो गया। परमानेंट एजोस्पर्मिया। बेचारे के अंदर स्पर्म ही नहीं बन रहे हैं। तो क्या ये तरीका सही है? तो ये तरीका सही है? नहीं, फेल हो गया। अरे आदमी का जीवन खराब हो गया। किसी की शादी नहीं हुई थी, या शादी हुई थी तो वो नई नई शादी थी, उसने गोली खा ली। फिर 3 महीने बाद उसने बोला चलो यार अब बेबी कर लेते हैं, पता चला सीमन में स्पर्म ही नहीं है। क्लियर? तो ये तो बुरी तरीके से फेल हो गई। बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, पर ठीक है, अब जो निपट गए हो तो निपट गए, बेचारे क्या कर सकते हैं। अब फिर चाइना ने सन 2000 में एक और पिल बनाई मेल के लिए, जिसमें उसने क्या डाला? प्रोजेस्ट्रॉन। लो बताओ। अब प्रोजेस्ट्रॉन डाला है और किसको खिला रहा है? मेल को। क्या दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत होगी सर। ये फीमेल का हार्मोन है, ये फीमेल का हार्मोन है, तो ये उसमें काम नहीं करेगा। अगर वो काम करेगा भी, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्लो भी करेगा, लेकिन वो फीमाइन फेमाइन कैरेक्टर भी तो ला सकता है। समझ में आई है? बिल्कुल सौम्या। तो वो इसलिए भी ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। तो मेल के लिए कोई सच पिल्स नहीं बनी जिससे क्या हो सके? कॉन्ट्रासेप्टिव
मेथड की तरह हम यूज कर सकें। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करते हैं। इमरजेंसी क्या होती है? जिस चीज की उम्मीद नहीं की थी वो हो जाए अचानक, हमारे पास कोई रास्ता ना बचे, तो उस कंडीशन को हमको इमरजेंसी कंडीशन कह सकते हैं। तो मान लीजिए कोई कपल है, उन्होंने क्या कर लिया, अनप्रोटेक्टेड यानी कि बिना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किए सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, या किसी लड़की का कोई रेप हो गया। तो इन केसेस में हम जो पिल्स या जो डिवाइसेस काम में लेंगे वो कहलाती हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। जैसे ये हुआ उसके 72 घंटे के अंदर अगर आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर लेते हैं तो पॉसिबल प्रेगनेंसी के चांसेस खत्म हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन के चांसेस खत्म हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो फिर किसको रोका जाएगा? इम्प्लांटेशन को। तो वो पिल्स इस तरीके की होती हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हुआ हो तो फर्टिलाइजेशन को रोके, और फर्टिलाइजेशन हो गया हो तो फिर इम्प्लांटेशन को रोके। इसमें आती हैं प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। क्या दी जाती है इसमें? प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। तो ये क्या करती हैं कि यूट्रस को अनसुटेबल बनाती है, किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। आपने नाम सुना होगा, एड बहुत आते हैं, आई पिल, अनवांटेड 72, इन सब के अंदर यही एलएनजी यानी कि सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन भरा होता है। दूसरा, हम हार्मोनल आईयूडी भी यूज कर सकते हैं एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। लेकिन आप बोलिए कि अगर किसी को इमरजेंसी है तो वो क्या करेगा? डॉक्टर के पास जाएगा, आईयूडी खरीदेगा, आईयूडी लगवाएगा? नहीं, वो हाथों हाथ पिल लेके फटाफट खा लेगा। तो दोनों यूज किए जा सकते हैं, लेकिन जनरली क्या प्रीफर किया जाता है? पिल्स को प्रीफर किया जाता है, क्योंकि इनका यूज करना आसान है। अगर 72 घंटे के अंदर अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बाद ये यूज कर लिया जाता है तो इससे पॉसिबल प्रेगनेंसी या रेप या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से बचा जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर? बिल्कुल। तुषार, कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ये डाउट। बिल्कुल आयुषी। हाँ, अगर 72 घंटे हो गए हैं तो फिर आईयूडी पे भी जाया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि 12 दिन का समय लगता है इम्प्लांटेशन में, हमने पढ़ा था। अब मान लीजिए 1 तारीख को अगर वो रेप या कोई कोइटस हुआ है तो या तो 72 घंटे के अंदर टेबलेट खा लो, अगर नहीं खा पाए, भूल गए, तो फिर हम आईयूडी पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। फिर आईयूडी वहां पे हम देंगे जो क्या करे, यूट्रस को सुटेबल ना करने दे इम्प्लांटेशन के लिए। क्लियर है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं, क्या इनके एग्जाम्पल हैं, ये सब। क्या हम आईयूडी को भी यूज कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं। अगला आता है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में हम कोई भी डिवाइस, कोई भी केमिकल, कोई भी हार्मोन यूज नहीं करेंगे। नेचर ने जो साइकिल सेट किया है उसका यूज करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह। 3 चीज होती है इसमें, रिदम, विड्रॉल, लैक्टेशनल एमेनोरिया। एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं, समझना इसको। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? 28 डेज का। 28 डेज में ओवुलेशन कब होगा? 14 डे। इसमें हम काउंट करते हैं सेफ पीरियड या रिस्क पीरियड। रिस्क पीरियड उसको बोला जाता है जहां पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, और सेफ पीरियड उनको बोला जाता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस मिनिमम होते हैं। तो अगर 14 डे कोइटस होगा
14 डे अगर कोइटस हुआ तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? होगा। 15 डे पर भी होगा सर, 16 डे पर भी होगा, क्योंकि ओवा 48 घंटे तक जिंदा रह सकता है। अच्छा, अगर सर 11वें दिन हुआ तो, 12वें दिन हुआ तो, 13वें दिन हुआ तो, तब भी फर्टिलाइजेशन होगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि स्पर्म की जो लाइफ है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी में 5 दिनों तक देखी गई है। तो अगर 11 तारीख को स्पर्म इजाकुलेट हो गए, इंसेमिनेट हो गए, तो 5 दिन यानी कि 15 तक बने रहेंगे, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा है। तो ये जो निकल के आया है, ये कौन सा निकल के आया है? रिस्क पीरियड। हम इसमें और सेफ्टी के लिए एक दिन इधर बढ़ा लेते हैं, एक दिन इधर बढ़ा लेते हैं, तो हम 10 to 17 डेज को क्या मानते हैं? रिस्क पीरियड। तो 1 से 9 और 18 से 28 क्या हो गया? सेफ पीरियड। समझ में आई? तो ये कहता है कि अगर इस रिस्क पीरियड में आप कोइटस करने से बचें, कोइटस को ना करें, तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम पर जब आप कोइटस नहीं कर रहे हैं तब फर्टिलाइजेशन के चांसेस हाईएस्ट होते हैं। लेकिन ये एक नेचुरल मेथड है, और नेचुरल मेथड का भले ही कोई साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन इनकी जो फेलियर रेट होती है वो मैक्सिमम होती है। क्या पता स्पर्म 7 दिन तक जिंदा रह जाए? अरे क्या पता ओवम 3 दिन तक जिंदा रह जाए? नेचर है, जिंदा रह गया तो क्या कर लोगे? तो फेल होने के चांसेस इसमें ज्यादा हैं। दूसरी चीज, इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से कब तक चल रहा है। दूसरी चीज, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तो इन दैट केस भी आप क्या नहीं कर पाएंगे? रिस्क पीरियड या सेफ पीरियड काउंट नहीं कर पाएंगे। अच्छा चलिए बताइए, अगर 35 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो इसमें मुझे बताइए रिस्क पीरियड कब से कब तक होगा? बिल्कुल। सबसे पहले तो डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालेंगे। कब आएगा? 21 डे को। सीधे सीधी सी गणित है, जिस दिन डे ऑफ ओव्यूलेशन आ जाए उसमें -5 और +3 कर दो, यानी कि 16 से लेकर 24 तक क्या होगा? रिस्क पीरियड। क्लियर? सब -5 क्यों किया? अरे हम थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं। आज तक रिस्क है, सेफ साइड में एक दिन और बढ़ा लिया। उस दिन तक रिस्क है, सेफ साइड में एक दिन और बढ़ा लिया। 5 बजे तुम ट्रेन से उतरे और 6 बजे ट्रेन है, एक 4:30 बजे उतरे और 6 बजे ट्रेन है, आपको सहूलियत किस में होगी? 4:30 वाली में, क्योंकि आपको बीच में इंटरवल मिल रहा है। अपन चलते ना एक सेफ साइड रख के चलते हैं, कि मैं जाऊंगा मेरे 2,000 रुपये खर्च होंगे पर मैं 3,000 रख लेता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पर 10 से 17, 9 से 17 ही था, 9 से 16 ही था, लेकिन हमने सेफ साइड में इधर भी एक दिन बढ़ा लिया और इधर भी एक दिन बढ़ा लिया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बोलो, चले आगे। चलिए, ये इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई काम की चीजें नहीं है। ये देखो, दूसरा है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। भाई सारा खेल सीमन के जाने का ही तो है बॉडी में। अगर बॉडी में सीमन, फीमेल बॉडी में सीमन जाए ही ना, तो क्या कुछ होगा? तो क्या कुछ होगा?
कल क्लास काय की? फीमेल बॉडी में अगर सीमन जाए ही ना तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं। तो देखो होता क्या है कि जब दो पार्टनर कोइटस कर रहे होते हैं तो मेल पार्टनर को पता लग जाता है कि इजाकुलेशन होने वाला है। तो जब उसे पता है कि इजाकुलेशन होने वाला है तो उससे जस्ट पहले वो अपने पेनिस को फीमेल वेजाइना से अलग कर ले, अपनी बॉडी को फीमेल बॉडी से अलग कर ले, और जो इजाकुलेशन हो रहा है वो फीमेल में ना कर कर फीमेल के बाहर करे तो सीमन अंदर जाने से बच जाएगा। और जब सीमन अंदर जाने से बच गया तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। लेकिन इन सब मेथड में फेलियर रेट बता रहा हूं ज्यादा होती है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि इजाकुलेशन का होना हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, आपको पता तो लग जाएगा कि होने वाला है इजाकुलेशन, लेकिन रिस्क है। और रिस्क है तो हाँ, समझ में आया बात आप सभी को? बोलो। कर लोगे? तीसरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया क्या होता है? हम जानते हैं सर, एमेनोरिया होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऐसा कब कब होगा? ऐसा 9 महीने तक होगा जब प्रेगनेंसी चल रही होगी। फिर 6 महीने तक होगा जब तक क्या चल रहा होगा सर? लैक्टेशनल चल रहा होगा, लैक्टेशन चल रहा होगा। लैक्टेशन करवाने के लिए एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन हाई मिल्क सिंथेसिस होता रहेगा। अगर प्रोलैक्टिन हाई है, मिल्क सिंथेसिस हो रहा है, तो एफएसएच और एलएच क्या रहेंगे? लो रहेंगे। और एफएसएच एलएच लो रहेंगे तो क्या होगा? क्या ओव्यूलेशन होगा? नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी। तो ये भी इस वक्त भी अगर कोई टेस्ट किया जाए तो यहां पर भी कॉन्सेप्शन के चांसेस लगभग लगभग ना के बराबर होते हैं। लेकिन ये मेथड आप हद से हद 6 महीने तक ही यूज कर सकते हैं। जिस दिन बच्चा होता है उसके 6 महीने बाद तक ही ये इफेक्टिव रहता है। उसके बाद इसका कोई भरोसा नहीं है। भरोसा तो पहले भी नहीं है। मान लीजिए किसी के चौथे पांचवें महीने में अगर एफएसएच एलएच बढ़ गए तो ओवुलेशन हो सकता है। तो इन सबके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। क्योंकि प्रकृति का कोई भरोसा थोड़ी है। धूप खिल रही है, बारिश आ जाएगी, बारिश आ रही है, धूप खिल जाएगी। और अगर यहां धूप खिल गई तो आपके आंगन में किलकारियां गूंज उठेंगी। इसलिए हम ये ध्यान रखें कि अगर नेचुरल मेथड अपना रहे हैं तो इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। हाँ, साइड इफेक्ट नहीं है, सब चीज बढ़िया होगी, लेकिन जब रिस्क है तो दिक्कत है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो ये 3 क्या थे? नेचुरल मेथड्स थे। क्लियर? बेटा एसटीडी का साइड इफेक्ट थोड़ी मानेंगे। अब एसटीडी उसको है तो उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स क्यों करेगा? एसटीडी का तो एक अलग केस हो गया। ये क्या बात थी? वो तो सब में ही है, पिल्स खा रहे हो उसमें भी है। लास्ट वाले में क्या दिक्कत आई बेटा? 6 महीने तक लैक्टेशन चलेगा। लैक्टेशन कराने वाला हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन रहेगा तो एफएसएच और एलएच कम रहेंगे, तो ओवुलेशन नहीं होगा। ओवुलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। लेकिन ये काम 6 महीने बाद नहीं करता। हो सकता है 6 महीने से पहले भी बंद हो जाए, इसलिए रिस्क है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि इस समय जब ओवम ही नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं है। समझ में आया सभी को?
बोलिए भाई। नेक्स्ट आता है टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मेथड बोल दो या परमानेंट मेथड बोल दो। चैप्टर अच्छा नहीं लग रहा, फिल्म थोड़ी देख रहे हैं यार। जो है, जो क्वेश्चन है वो आएंगे तो पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? इंटरेस्ट लोगे तो अच्छा लगेगा। टर्मिनल मेथड की बात करें तो ये मेथड हम किसको सजेस्ट करेंगे एज ए डॉक्टर? जिनके बच्चे हो गए होंगे या जिनके होने वाले होंगे। जिनको बच्चा चाहिए उनको या जिनको बच्चा नहीं चाहिए उनको। जो सर निपट चुके हैं, मोह माया त्याग कर अब हट चुके हैं, तो उनको हम बोलेंगे भाई आप टर्मिनल मेथड यूज कर लीजिए। अच्छा, ये क्या होता है सर? इसमें छोटी सी सर्जरी होती है, सर्जिकल मेथड बोल सकते हैं, स्टेराइजेशन बोल सकते हैं। ये क्या करता है सर? ये गैमेट को ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है। आप लोगों ने नसबंदी नाम सुना होगा आम भाषा में। तो जो नसबंदी है वो यही है टर्मिनल मेथड। फीमेल में भी होता है लगभग 85% तक, और मेल स्टेलाइजेशन होता है 10 से 15% तक। मतलब इंडिया में हम बात करें तो फीमेल स्टेलाइजेशन करवाने के का ज्यादा करवाया जाता है कंपैरेटिवली मेल के। यानी कि जो नसबंदी होती है वो फीमेल की ज्यादा होती है मेल की तुलना में। समझ में आ गई चीज? अब देखो क्या होता है। मेल में तो क्या होगा? वेसेक्टोमी। और फीमेल में क्या होगा? ट्यूबेक्टोमी। पहली चीज तो ये याद रखनी है। वेसेक्टोमी में किसको कट करेंगे? वॉज डिफरेंस को। हाँ जी। और ट्यूबेक्टोमी किसके लिए होता है? फीमेल में किसको कट करते हैं? फेलोपियन ट्यूब को। अब ये टेस्टिस हैं। टेस्टिस में क्या बन रहे हैं? स्पर्म बन रहे हैं। स्पर्म बन के ये ऊपर आ रहे हैं। ऊपर आके ये यहां से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जब मैंने बीच में रास्ता ही बंद कर दिया, दोनों ट्यूब को काट के बांध दिया, अब क्या ये स्पर्म आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। ये यहीं इकट्ठा होते रहेंगे, यहीं मरते रहेंगे, यहीं खत्म हो जाएंगे। इकट्ठा होंगे, मरेंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या जो सीमन निकलेगा, जो सीमन निकलेगा क्या उसमें स्पर्म होंगे? जो सीमन निकलेगा क्या उसमें स्पर्म होंगे? नहीं सर। उसमें सिर्फ क्या होगा? असेसरी ग्लैंड का फ्लूइड होगा, और कुछ नहीं होगा। मान लीजिए 1 जनवरी को किसी ने वैसेक्टोमी करवाई और 15 जनवरी को वो कोइटस करता है, तो फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं? फर्टिलाइजेशन होगा। क्यों सर? 15 दिन हो गए वैसेक्टोमी करवाए, तो हो तो गए भैया, लेकिन ये आगे का जो रास्ता है, यहाँ पे तो स्पर्म भरे हुए होंगे ना इसके एम्पुला में, तो यहां से बंद किया है। लेकिन आगे वाले जो स्पर्म अभी हैं वो तो रहेंगे, वो तो निकलेंगे पहले। बिल्कुल, और इनको निकलने में लगभग लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। तो डॉक्टर ये कहता है कि आपने आज नसबंदी करवाई है साहब, तो आप 1 महीने तक कोइटस ना करें। उसने कहा क्यों भाई? फिर ये काय के लिए करवाई मैंने? फ्री होना चाहता था। तो उसने कहा ठीक है, आप कोइटस करना चाहते हैं तो 1 महीने तक आप कोई और मेथड भी यूज करें, क्योंकि 1 महीना लग जाएगा आपके अंदर जो स्पर्म है उनको बाहर आने में। तो सवाल अगर आए कि सीमन से स्पर्म वेसेक्टोमी में किस तरीके से गायब होते हैं, धीरे धीरे, एक साथ, या ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे हो गया, या तुरंत प्रभाव से बंद हो जाएंगे, तो आपका आंसर होगा तुरंत प्रभाव से बंद हो जाएंगे। बोलो। नहीं, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, जैसे जैसे इजैकुलेशन होता जाएगा वैसे वैसे सीमन में स्पर्म का काउंट भी कम होता जाएगा। क्लियर? नहीं, उल्टा ही बोलता हूं बेटा मैं तो, फिर सीधा आप लोग बोलते हैं ना, इसलिए। इधर देखो,
ऐसा ही केस किसमें होता है? फीमेल के केस में। फीमेल के केस में हमने किसको कट करके बांध दिया? दोनों फेलोपियन ट्यूब को कट करके अलग कर दिया। इधर से कौन आ रहे हैं? स्पर्म आ रहे हैं, यहीं रुक जाएंगे। इधर से जो ओवम बन रहा था वो बाहर आ रहा था और आके यहाँ एम्पुलाई में पड़ा है। कौन नहीं मिल रहे? स्पर्म और ओवम जब मिलेंगे नहीं तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर है सभी को? चलें आगे। हाँ, फीमेल के केस में तो तुरंत प्रभाव से कोइटस कर सकते हैं। इसमें उस तरीके से 1 महीने वाला कोई केस नहीं होगा, है ना? समझ में आ गया सभी को? अरे बेटा, अगर किसी को बच्चे, अभी ये एक पूछ रहा है क्या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से भी बच्चे नहीं हो सकते क्या? इसके बाद अरे जब फर्टिलाइजेशन इन विट्रो से तो हो सकते हैं, बाहर फर्टिलाइजेशन करा के यूट्रस में डाल देंगे। लेकिन जब बच्चा चाहिए था तो फिर इन्होंने ट्यूबेक्टोमी क्यों कराई? आईवीएफ पे क्यों पैसा खर्च करेंगे? आईवीएफ तो वो लोग करवाएंगे जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। हाँ, एक कपल में कोई भी एक करवा सकता है। एक कपल में जैसे मेल फीमेल का कपल है तो उसमें कोई भी एक करवा ले, दोनों का काम हो जाएगा। क्लियर? ये फेल नहीं होता बेटा, इसके फेल होने के चांसेस नहीं है। क्लियर? क्लियर है? शाहरुख खान का थर्ड बेबी, हाँ, नीता अंबानी का नाम सुना है ना? उसके तीनों बच्चे आईवीएफ से हुए हैं। मुकेश अंबानी के जो औलाद है तीनों, रेस्पेक्टेड मुकेश अंबानी जी, उनका तीनों बच्चा जो है आईवीएफ से हुआ है। बिल्कुल सबको पता है। वेरी गुड, बात समझ में आ गई यहां तक? क्लियर है? चलिए, ये तो बात थी टर्मिनल मेथड की। क्लियर है? बेटा कोई कह रहा है कि नहीं नीता अंबानी के आईवीएफ से नहीं है, मैंने जहां तक सुना है, कहीं तो पढ़ा था मैंने, तो मुझे ऐसा ध्यान है। बाकी हो सकता है मैं गलत हूं, पर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ऐसा है। बेटा कृतिका बच्चे तो 3 ही हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद फेलोपियन ट्यूब कट कर दोगे तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। अच्छा, एक आकृति पूछ रही है क्या ट्यूबेक्टोमी करने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा? बंद होगा क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्यूबेक्टोमी करने पर? मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें एक टेबल बनवाई थी नहीं बनवाई थी? टेबल बनवाई थी ना, वो राइट रॉन्ग वाली। तो उसमें नहीं बताया था मैंने कि ट्यूबेक्टोमी होने पर सिर्फ फर्टिलाइजेशन बंद होगा, बाकी सब चीजें चलती रहेगी। ऐसे ना करो लाला, है ना? प्लीज, इट्स हर्ट्स अ लॉट। योर क्वेश्चन इज गुड बट योर क्वेश्चन हर्ट्स मी, है ना? जो भी था, चलिए चलें आगे। अरे समझ में आ रहा है ना सभी को? कुछ भी नहीं है इसमें, पढ़ा हुआ है तुम सबने। चलिए, नेक्स्ट है एमटीपी। इसका नाम सुना है ना, अबॉर्शन का? अबॉर्शन क्या होता है कि फुल टर्म प्रेगनेंसी पूरी होने से पहले, 9 महीने की प्रेगनेंसी पूरी होने से पहले आप इंटेंशनली और वॉलेंट्री अगर उस प्रेगनेंसी को खत्म कर देते हैं, इस प्रेगनेंसी को खत्म कर देते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? एमटीपी या इंड्यूस्ड अबॉर्शन। क्यों बोला? अबॉर्शन नेचुरली भी हो सकता है। मान लीजिए उसकी कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो गई तो प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगा, तो वो तो हो गया नेचुरल अबॉर्शन, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, मिस कैरेज जिसको बोलते हैं सौम्या, बिल्कुल। लेकिन जब आप वॉलेंट्री
या इंटेंशनली इसको खत्म कराते हैं तो इसको बोलते हैं एमटीपी या इंड्यूस्ड अबॉर्शन। क्लियर? अबॉर्शन का मतलब है कि इम्प्लांटेशन हो चुका है, इम्प्लांटेशन हो चुका है और फिर आप खत्म कर रहे हो, तो ये किसके केस में आएगा? एमटीपी के केस में। इससे पहले आपने अगर फर्टिलाइजेशन को रोक दिया या इम्प्लांटेशन को रोक दिया तो क्या वो एमटीपी के केस में आएगा? नहीं, वो नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक? अब एमटीपी के बारे में बात करते हैं। बहुत से कंट्रीज में लीगल है, बहुत सी कंट्रीज में कंप्लीटली इलीगल है, लेकिन हमारे इंडिया में ये लीगल है, कानूनी रूप से सही है, लेकिन कुछ केसेस में एमटीपी अलाउड है। क्या है क्या नहीं है आगे देखेंगे। अच्छा, एमटीपी मतलब आप जितना जल्दी कराओगे उतना अच्छा होगा या जितना लेट कराओगे उतना अच्छा होगा? जितना जल्दी कराएंगे, क्योंकि जितना लेट सॉरी, जितना लेट होते जाओगे उतनी ही ज्यादा कनेक्शन बनते जाएंगे, और जितना ज्यादा कनेक्शन बनते जाएंगे उसको मां से अलग करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंपैरेटिवली सेफ है मोर देन रिस्क इन सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में ज्यादा रिस्क है कंपैरेटिवली फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हर साल दुनिया में 40 से 50 एमटीपीज परफॉर्म किए जाते हैं, जो पूरी दुनिया का 1/5 है जिसको प्रेगनेंसी होती है। अब आगे बात करते हैं। क्या एमटीपी का यूज हम पॉपुलेशन कम करने में ले सकते हैं? हाँ सर, लिया तो जा सकता है, लेकिन एमटीपी इसके लिए बना नहीं है। एमटीपी इसके लिए बना नहीं है। एमटीपी का सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है, लेकिन ये इसके लिए बना नहीं है। क्यों नहीं बना? क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस, सोशल इश्यूज। कि हमारे इंडिया में क्या कहेंगे, यार तुम तो एक जान को मार रहे हो, यार तुम तो हत्या कर रहे हो, किलिंग कर रहे हो एक लिविंग की, है ना? तो हर बार ऐसा हो इसको हम अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ सर्टेन केसेस में आप एमटीपी करवा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में एमटीपी को लीगलाइज्ड किया कि हाँ, कानूनी रूप से हम मान्यता दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कभी भी एमटीपी करवा सकते हैं। हम आपको कुछ केस बता रहे हैं, अगर वो केस आपके साथ है तो यू कैन गो फॉर इट, आप एमटीपी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ वो केस नहीं है तो आप एमटीपी नहीं करवा सकते। सरकार ने ऐसा कानून क्यों लेके आया? क्योंकि पहले क्या होता था, लोग सेक्स का पता लगा लेते थे कि होने वाला लड़का है या लड़की है, और अगर लड़की हुआ करती थी तो एमटीपी करवा दिया जाता था, जो कि सरासर गलत है, ना इंसाफी है, पाप है, जो भी आप समझना चाहें। तो सरकार ने इस चीज को नोटिस में लिया कि यार ये तो बहुत लोगों की सोच गलत है, तो सरकार ने इसको कानूनी रूप से अपराध भी घोषित किया और लोगों में जागरूकता भी फैलाने की कोशिश करी। कई स्टेट में देखिए आप, सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया था, क्योंकि क्या हो गया था, फीमेल फेटिसाइड्स बहुत ज्यादा हो गया था। बिल्कुल सौम्य, लड़कों को शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिल रही थी भाई साहब। कंवारे थे कि हमें तो लड़की दिला दो बस, कैसी भी हो चलेगी, बस लड़की होनी चाहिए, ये हालत हो गई थी। तो इसके कर्ता धर्ता भी तो तुम ही हो भाई, रोने से क्या होगा? हैं? समझ में आ रही हो? जब बबूल बोओगे तो आम कैसे खाओगे? कांटे बोए तो कांटे खाओ। लेकिन अब सब जगह जागरूकता आ रही है, पहले जैसी बात अब कहीं भी नहीं रही। हाँ, ये जरूर आज भी है कि लड़कियां लड़कियां हो रही है तो वो प्रेग्नेंट होती जाती हैं, बच्चे पैदा करते जाते हैं जब तक लड़के ना हो। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता कि लड़की है तो मरवा दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि कंप्लीटली ऐसा है, लेकिन बहुत सी जगह सब कुछ सही हो चुका है। दो कारण है, लोगों में जागरूकता आई है, और एमटीपी अगर कोई करता हुआ या करवाता हुआ पकड़ा गया, कि चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, उसके पेरेंट्स हो,
तो उसमें बहुत बड़ा आपको जुर्म माना जाएगा और आप जेल के अंदर जाओगे। क्लियर? तो एमटीपी को लीगलाइज किया गया कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, कुछ कंडीशंस के साथ, ताकि इसको क्या है, इलीगल फीमेल फेटिसाइड को रोका जा सके, जिसे हम कन्या भ्रूण हत्या बोलते हैं। बिल्कुल, बोथ आर इंपॉर्टेंट्स। इधर देखिए, अब एमटीपी करवाया क्यों जाए भाई? जो नॉर्मल कपल्स हैं, उन्होंने मान लीजिए अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लिया हो, या किसी लड़की का रेप हो गया हो, या आप जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं वो फेल हो गए हो, और क्या हो गया हो, अल्टीमेटली इम्प्लांटेशन हो गया हो, या जो बच्चा है वो बहुत सीरियस बीमारी के साथ पैदा होने वाला है, मान लीजिए उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कि भाई उस बच्चे अगर पैदा हो भी क्या तो 1-2 साल में मर जाएगा, या पैदा होगा तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, तो उस केस में भी आप एमटीपी के लिए जा सकते हैं। या जो बच्चा है गर्भ में, यूट्रस में, वो माँ के जीवन के लिए खतरा बन सकता है, वो माँ को हार्मफुल हो सकता है, माँ के लिए या बच्चे दोनों के लिए, तो ऐसी प्रेगनेंसी में भी आप क्या करवा सकते हैं, एमटीपी करवा सकते हैं। क्लियर? एमटीपी जो है 1971 में लीगलाइज की गई, और अभी 3 से 4 साल पहले 2017 में ये जो एमटीपी का कानून था, एमटीपी एक्ट मतलब कानून, उसमें अमेंडमेंट लाया गया। अमेंडमेंट मतलब समझते हो? कुछ चेंज लाए गए, संशोधन किया गया, कुछ और पॉइंट जोड़े गए। तो अब तक क्या होता था कि एक डॉक्टर परमिशन दे दे तो आप करवा सकते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि अगर 3 महीने हुए हैं, 3 महीने या उससे कम है, तो आपको एक डॉक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर 3 महीने से ज्यादा लेकिन 6 महीने से कम है तो आपको 2 डॉक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। डॉक्टर क्या होता है? ऐसा नहीं कि कोई डॉक्टर बन गया पढ़ाने लग गया, कोई डॉक्टर बन गया बिजनेस करने लग गया, नहीं। प्रैक्टिशनर जो होते हैं, जो लगातार अपना काम करते हैं, पेशेंट देखते हैं, जो उस फील्ड में कार्यरत हैं, उनकी आपको क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन। तो ये दोनों पॉइंट याद हो जाएंगे। अगर 12 वीक यानी कि 3 महीने से कम का समय है तो 1, और उससे ज्यादा लेकिन 6 महीने से कम है तो 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? बोलिए भाई, चलें आगे। चल, अब देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि बच्चा कैसे पैदा होता है, फिर हमने ये पढ़ा कि बच्चा पैदा होने से कैसे रोका जाए, तीसरा हम पढ़ेंगे कि वो चाहते हैं बच्चा हो, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर रहे हैं, 1-2 साल हो गए लेकिन बच्चा नहीं हो रहा, तो मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को हम नाम देते हैं इनफर्टिलिटी का। इनफर्टिलिटी का। क्लियर? 1 से 2 महीने में पता लग जाता है तस्कीन, 1 से 2 महीने में पता लग जाता है। समझ में आया क्या इनफर्टिलिटी क्या होता है? कि 1 से 2 साल तक आप अनप्रोटेक्टेड कोइटस कर रहे हैं, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। कारण कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, डिजीज हो सकती है, ड्रग के कारण हो सकता है, उसका खुद का इम्यून सिस्टम हो सकता है, और इवन साइकोलॉजिकल का मतलब दिमाग में है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, हम बच्चा पैदा कर ही नहीं सकते साहब, तो साइकोलॉजी सेट हो गई तो भी ये चीज आ सकती है। समझ में आ रहा है? तो इसका कारण कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए कोई कपल है, ट्राई कर रहे हैं बच्चा हो जाए, बच्चा नहीं हो रहा है, तो उनको किसी समझदार व्यक्ति ने सजेस्ट किया कि भाई आप एक बार डॉक्टर के पास जाओ, उनको अपनी समस्या बताओ। तो वो डॉक्टर के पास गए, लोग लुगाई दोनों। जब लोग लुगाई पूछे तो डॉक्टर को अपनी परमिशन बताई, तो डॉक्टर साहब ने क्या करा, मेल का भी चेकअप किया, फीमेल का भी चेकअप किया, दोनों के कुछ टेस्ट करवाए,
और जब उन टेस्ट का रिजल्ट आएगा तो उन टेस्ट में हमें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम किस में है और क्या है। वो मेल में है प्रॉब्लम, फीमेल में है, और अगर मेल में है तो क्या है, फीमेल में है तो क्या है। जब उन प्रॉब्लम का उन 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 दिक्कतों का हमें पता लग जाएगा तो हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। सर सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा एआरटी के पास, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। बहुत पुराने टाइम से तो नहीं हुआ, लगभग 50 साल हुए हैं इसको, 50-60 साल हुए हैं आते आते। लेकिन शुरू में सब जगह इसकी सुविधा नहीं थी, और जहां भी थी वो बहुत ज्यादा कॉस्टली थी, तो हर लोग इसको करवा नहीं पाते थे। लेकिन आज के टाइम पे आप देखो, जगह जगह आपको कौन से सेंटर मिल रहे हैं? आईवीएफ सेंटर मिल रहे हैं। गुड न्यूज देखी होगी आपने। वो इसी के ऊपर बेस्ड है। उनको बच्चा नहीं होता है और डॉक्टर साहब से मिलते हैं, और डॉक्टर साहब थोड़ी सी गलती कर देते हैं, इनका स्पर्म उसमें और उनका स्पर्म इसमें। अब डॉक्टर बेवकूफ था, उनको क्या पता कि किसका स्पर्म किस में चला गया? क्यों बताया उनको? उनको कैसे पता चलता? स्पैम, हाँ स्पैम, फ्यादा, फ्यादा मिक्स हो जाता है उधर, है ना। तो उस केस वो जो है वो एआरटी की हेल्प लेते हैं। एआरटी क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मेडिकल साइंस की एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिसकी सहायता से बेचारे जो ऐसे लोग जो संतान के सुख से वंचित हैं, उनको भी ये संतान प्राप्ति का सुख दे सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं एआरटी की। तो एआरटी को दो भागों में बांटा गया है। एआरटी को दो भागों में बांटा गया है। पहला है इन विवो और दूसरा है इन विट्रो। स्किन डिपेंड करता है प्रॉब्लम किस तरीके की है, उसके हिसाब से कॉस्ट आता है। समझ में आया? इन विवो मतलब फर्टिलाइजेशन कहां होगा? फीमेल की बॉडी में होगा। और इन विट्रो का मतलब फीमेल बॉडी के बाहर होगा। फर्टिलाइजेशन कहां होगा? आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ये चीज है। आईवीएफ जो है वो इसका भी शॉर्ट फॉर्म बनता है, इसका भी बनता है, लेकिन आईवीएफ यूज सिर्फ किसके लिए करेंगे? इन विट्रो के लिए। मैं बोलूं आईवीएफ करवा लीजिए तो आप इन विवो के बारे में नहीं सोचेंगे, आप किसके बारे में सोचेंगे? इन विट्रो के बारे में सोचेंगे। क्या बात समझ में आई? ठीक है, आईवीएफ बोले तो इन विट्रो। सर फिर इन विवो करवाएंगे कि इन विट्रो कराएंगे? अरे भाई ये डिपेंड करेगा उनकी समस्या क्या है। एक केस देता हूं, मेल फीमेल आए, फीमेल एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, उसके सारे सिस्टम बढ़िया है, लेकिन स्पर्म जो मेल था उसमें स्पर्म बनना बंद हो गए, उनके स्पर्म की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो डॉक्टर क्या करेगा? किसी डोनर से, किसी डोनर मेल से स्पर्म लेगा और उस स्पर्म को कहां डाल देगा? फीमेल की बॉडी में। तो बताओ इन विवो या इन विट्रो? इन विवो। दूसरा केस सुनो, मान लीजिए मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल एकदम फर्स्ट क्लास है, लेकिन जो फीमेल है, जो फीमेल है वो ओवा बना तो रही है लेकिन फेलोपियन ट्यूब में आ नहीं पा रहा। तो डॉक्टर ने क्या करा कि उस फेलोपियन ट्यूब, उस ओवा को निकालकर कहां डाल दिया? फेलोपियन ट्यूब में। और अब बोला गया कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कीजिए, तो इसे क्या कहेंगे? इन विवो। इसे भी क्या कहेंगे? इन विवो। समझ में आया? अगर फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? उस अगर जब उसके उस मेल के पास स्पर्म ही नहीं है, कृतिका स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं, तो उसका डोनेशन, उसका डोनेट लेके भी क्या करेंगे? अगर उसके स्पर्म में सही होता है, उसके स्पर्म हेल्दी होते तो नेचुरल फर्टिलाइजेशन कर लेता, आईवीएफ की क्या जरूरत पड़ती, है ना। तो वो डोनर से लेंगे, यानी कि उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर कोई और होगा, उस बायोलॉजिकल फादर कोई और होगा। ना तो उस डोनर को पता होगा कि ये मेरा बेबी कौन सा है, ना उस बच्चे को और उस माँ बाप को पता होगा कि डोनर कौन है। पूरी कानूनी कार्रवाई होती है कि आप इस बच्चे के ऊपर क्लेम नहीं करेंगे। क्लियर? कनक जी उनका ही बच्चा होगा। मैंने बोला ना दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, सोशल पेरेंट्स और बायोलॉजिकल पेरेंट्स। अगर उस स्पर्म जब किसी और ने दिया है तो बायोलॉजिकल फादर कोई और हो गया, है ना, लेकिन है तो उनका ना बच्चा, क्योंकि आईवीएफ उन्होंने करवाया है। तो ना तो डोनर को पता होता है कि मेरा स्पर्म कहां जाएगा, और ना
उस बच्चे को पता है कि ये स्पर्म किसका है किसका नहीं, ना उन पेरेंट्स को पता है। आई बात समझ में? अरे तुम्हारी कार का शीशा टूट गया, तुम गए मैकेनिक के पास, उसने शीशा लगा दिया, तुम्हें क्या ही मतलब वो शीशा कहां से आया, उस शीशे को क्या मतलब कि मैं किसके कार। समझ में आ गया? क्लियर है ना, बात समझ पा रहे हो? दूसरा है इन विट्रो। इस केस में क्या होगा, हाँ ओवा भी डोनेट होता है, स्पर्म भी डोनेट होते हैं। जिनके पास पैसे होते हैं वो आईवीएफ वालों से बोलते हैं, अरे भैया हमें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का स्पर्म चाहिए, हमारा बच्चा फुटबॉलर बनेगा, धोनी का लाओ, सचिन का लाओ। हाँ कृतिका उसी फादर के होंगे, जिसका स्पर्म है उसी का जेनेटिक मटेरियल होगा, बिल्कुल। इसीलिए तो लोग चाहते हैं कि हमारा ही बच्चा हो जाए, हमें किसी डोनर की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अपने जीन्स को आगे बढ़ाने का, अपनी पेडिग्री को आगे बढ़ाने का जो ये साइंस है, इंसान की जो साइकोलॉजी है, बहुत पुरानी और बहुत गहरी है। समझ पा रहे हो? बहुत गहरी है। वो चाहते हैं कि हमारा ही बच्चा हो, हम किसी और का स्पर्म या हम बच्चे को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये बहुत पुराना है और इसको आप दिमाग से नहीं मिटा सकते। हर लोग चाहते हैं यार मेरा बेटा मेरे जैसा हो, मेरे से अच्छा हो, मेरे से बुरा ना हो। अब जो स्पर्म आ रहा है वो किसका है किसका नहीं है हमें क्या पता। ऐसा लोगों की सोच आज भी है ना? तो इसमें मैंने बोला ना, साइकोलॉजिकल, इथिकल, सामाजिक मुद्दे बहुत सारे हैं, इसलिए सबकी जो आइडेंटिटी है वो छुपा के रखी जाती है। क्लियर? अब मान लीजिए इन विट्रो में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है। जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है तो बाहर कौन बन जाता है? जायगोट। जैसे जायगोट बनेगा ये क्या शुरू कर देगा? क्लीवेज। क्लीवेज होगा तो 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल। अगर वो 8 सेल का है तो उसको कहां डाल देंगे? फेलोपियन ट्यूब में। और 8 से ज्यादा का है, सामान्यतः कहां? 22 का, तो इसको कहां डालेंगे? यूट्रस में। चलिए डिटेल में समझते हैं। इन विवो में आपको 2 टेक्निक बताई थी मैंने, GIFT और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। GIFT में क्या करते हैं हम? फेलोपियन ट्यूब में किसको ट्रांसफर करते हैं? गैमेट्स को। ओवा कलेक्ट किया जाता है ओवरी से और कहां डाल दिया जाता है? फेलोपियन ट्यूब में। फिर नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और बॉडी के अंदर ही क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन। और जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है फीमेल के अंदर, वो जनरली उसी की माँ होती है। अगर उसकी माँ समर्थ नहीं है, उसका यूट्रस खराब है, तो हम बात करेंगे किसकी? सरोगेसी की। याद है? सरोगेट मदर की, किराए की माँ जिसे बोला जाता है। सलमान खान की मूवी आई थी एक, चोरी चोरी चुपके करके, वो प्रीति जिंटा वाली, जिसमें वो प्रीति जिंटा होती है उसको माँ बना लेता है। वो याद है आप लोगों को? बोले यार वो हमारी रानी रानी मुखर्जी तो बच्चा नहीं कर सकती, तो आप पैसे ले लो और 9 महीने अपने हमारे बच्चे को अपने यूट्रस में रखो, 9 महीने बाद हमें दे देना। आपका जो है इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? हाँ 10 लाख। चलो इधर देखो, आगे ना बात समझ में। लेकिन दोनों किस में आएंगे? इन विवो में आएंगे। हाँ वो धोखा दे देती है फिर, क्योंकि यार उसके अंदर वो मातृत्व का, अरे हाल ही में तो आई थी मिमी, वो भी तो इसी पे बेस्ड थी। तो उनका क्या अंदर की मदरहुड नेचर जाग गया, या हो सकता है भाई पैसे दिख गए हो। हाँ देखो मनीष जी, स्पर्म लो का काउंट होना, स्पर्म काउंट का लो होना और स्पर्म का ना होना, दोनों में फर्क है। अगर स्पर्म का नंबर कम है तो उस स्पर्म से काम चल जाएगा, क्योंकि हम उसको छोड़ के आएंगे कहां तक? फेलोपियन ट्यूब तक। तो आप तो बस ये ध्यान रखें कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है। इधर देखो, दूसरा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये मैं बता दिया आपको, फीमेल एकदम चंगी है, मेल में दिक्कत है, स्पर्म नहीं बन रहे हैं, स्पर्म में ताकत नहीं है, तो हम क्या करेंगे? किसी से स्पर्म डोनेट लेंगे और वो स्पर्म आर्टिफिशियली, नॉट नेचुरली, आर्टिफिशियली कहाँ इंसेमिनेट कर देंगे? मदर के अंदर। वहीं क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, और वहीं पूरी प्रेगनेंसी होगी। क्लियर? दूसरा है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? बाहर। फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है, मतलब बाहर क्या बन रहा है? जायगोट। अभी जायगोट को मैं कहाँ रख रहा हूँ? फेलोपियन ट्यूब में रख रहा हूँ या यूट्रस में रख रहा हूँ? इसके बेसिस पे 2 टाइप हो गए, ZIFT, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और दूसरा हो गया IUT, इंट्रा
यूटेराइन ट्रांसफर। अगर 8 सेल स्टेज तक है तो मैं कहाँ रखूंगा, फेलोपियन ट्यूब तक रखूंगा। और 8 सेल से स्टेज से ज्यादा हो गया, मोर देन 8 ब्लास्टोमेर से ज्यादा हो गए, और जनरली कौन सा लेते हैं फिर, 32 वाला, उसको कहाँ रखेंगे, यूट्रस में रखेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। समझ में आया आपको? अगला है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जैसे कि मैंने बोला कि स्पर्म में दम नहीं है लेकिन स्पर्म है, तो हम क्या करेंगे, मेल से ओवम बाहर निकालेंगे, उसी मेल से क्या लेंगे, स्पर्म लेंगे, और उसको स्पर्म में कहाँ भर देंगे, एक इंजेक्शन में भर देंगे। इंजेक्शन में भरकर उसको कहाँ तक छोड़ के आएंगे, एग के साइटोप्लाज्म तक छोड़ के आएंगे। तो मतलब हमने स्पर्म कहाँ छोड़ दिया, साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ दिया स्पर्म को विद द हेल्प ऑफ अ इंजेक्शन। समझ में आई? तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस मैक्सिमम होंगे। फर्टिलाइजेशन हो गया, पता चल गया जायगोट बन गया, कहाँ डाल देंगे, मदर के अंदर डाल देंगे। वो मदर इसके ओवम वाली भी हो सकती है, अगर वो नहीं है तो वो सरोगेसी वाली भी हो सकती है। तो अगर मैं इन विवो की बात करूं तो दो चीजें पड़ी, गिफ्ट और बोलो एआई, है ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हाँ बिल्कुल तस्कीन। और आईवीएफ की बात करूं तो हमने क्या पढ़ा, ZIFT, और क्या पढ़ा बोलो, ZIFT के अलावा इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, और एक पढ़ा ICSI। क्लियर है? ये तीनों टेक्निक में क्या होता है, इसमें गैमेट ट्रांसफर करते हैं, इसमें आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है, इसमें जायगोट को फेलोपियन ट्यूब में रखेंगे, इसमें जायगोट को यूट्रस में रखेंगे। हाँ, जो डोनर लेंगे ना हम, जो डोनर लेंगे स्पर्म, उससे डोनर से उसका पहले अच्छे से चेक करेंगे कि इसमें मोबिलिटी भी है कि नहीं, फिर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करेंगे। क्लियर? वीवो मतलब होता है नेचुरल। वीवो मतलब होता है बेटा नेचुरल। नेचुरल क्या, मदर के अंदर या बाहर, अंदर। आपने सुना होगा ना इन सीटू कंजर्वेशन, इन विवो कंजर्वेशन। तो इन विवो का मतलब है जहां पे नेचुरल प्रोसेस है वो, और इन विट्रो, विट्रो का मतलब है इन द ग्लास। इन ग्लास से क्या मतलब हो सकता है, टेस्ट ट्यूब, है ना। समझ में आया, एक सीटू, इन सीटू, बिल्कुल। ये पुराने टाइम पे तो बहुत खर्चीली प्रोसेस होती थी, लेकिन आजकल इतना खर्चा नहीं होता है। और जब कपल हैं, उनको बच्चा चाहिए है, तो वो थोड़े बहुत पैसे क्यों देखेंगे बेटा, नहीं, कर लेंगे आईवीएफ, ताकि बच्चे का सुख तो मिले। कमा किसके लिए रहे हैं? हाँ, तो इन विट्रो में कहाँ हो रहा फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो में तो बाहर हो रहा है बेटा। बेटा 50-60 हजार के आसपास आता है मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम। फिर वो डिपेंड करता है ना कि आप कौन सी टेक्निक ले रहे हो। अगर इन विवो ले रहे हो तो कम है, इन विट्रो ले रहे हो तो ज्यादा है। क्लियर? इमरान, वो डिपेंड करेगा उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो इन विट्रो से हुए बच्चे को हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, जिनका फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ हो। 32 सेल स्टेज है तो कहाँ डाल देंगे, यूट्रस में। और 8 सेल स्टेज है तो कहाँ डाल देंगे, बोलो, फेलोपियन ट्यूब में। क्लियर? पहला दुनिया का जो बेबी था वो टेस्ट ट्यूब बेबी था, इंग्लैंड का, 25 जुलाई 1978 को पैदा हुआ था। नाम था लुइस जॉय ब्राउन। क्या नाम था? लुइस जॉय ब्राउन। इंडिया में पैदा हुई थी लड़की, जिसको नाम दिया गया दुर्गा। क्या नाम दिया गया, दुर्गा। अब दुर्गा की अगर बात करें तो दुर्गा इसका रियल नेम नहीं है, दुर्गा इसका नाम दिया गया था। सर क्यों नाम दिया गया, असली नाम क्यों नहीं दिया गया? अरे भैया, हमारे इंडिया में उसको चिढ़ाते बेचारी को, अरे तुम तो कांच वाली हो, तुम तो कांच में पैदा हुई थी, याद है, तुम तो कांच में पैदा हुई थी। तो इसलिए इसका नाम बदल दिया जाता है। क्लियर है? बोलो भाई, इसलिए उनको नाम छुपा दिया जाता है ताकि उनको आगे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। हाँ, उसको अगर नहीं बताएंगे,
उसको नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा आईवीएफ से हुआ है या नहीं। क्योंकि आईवीएफ से होने वाले बच्चे हैं या साधारण बच्चे, कोई फर्क नहीं होता, दोनों समान रूप से होते हैं, एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं है टेस्ट ट्यूब वाला कमजोर होगा, कम दिमाग होगा, नहीं, वो भी वैसा ही होगा जैसे आप होंगे। क्लियर? हाँ तो बेटा अब हुआ है ना ये चीज, तो अब तो सब जानने लग गए, अब तो सब जानने लग गए, तो अब तो आइडेंटिटी रिवील कर दी उसने कि हाँ मैं थी। एक समाज में, एक पुराने टाइम की बात है ना, लगभग 1986 की बात है, तब लोगों का दिमाग इतना विकसित थोड़ी था कि इस चीज को समझ सके। आजकल तो सब समझ रहे हैं कि भाई नॉर्मल चीज है ये, तो आईवीएफ कराना कोई बुरी बात थोड़ी है, ये डिलेमा खत्म हो चुका है अब। नेक्स्ट टेक्निक आती है एमनियोसेंटेसिस। कब कराएंगे? 14th to 16th वीक जब हो जाएंगे, तो आपको याद है, इधर डायग्राम देखो, ये प्लेसेंटा और ये कौन सी कैविटी थी? ये एमनियोन, याद है? हाँ बिल्कुल जिंदा है ना? ये एमनियोन, और एमनियोन के अंदर क्या भरा हुआ था? एमनियोटिक फ्लूइड। हम निडिल डालते हैं, निडिल डालते हैं इस एमनियोटिक फ्लूइड में, और एमनियोटिक फ्लूइड से ये निडिल, अब आप सोचोगे सर ये सुई इसके बच्चे के सर में घुस के आर पार निकल गई तो बच्चा पैदा होगा, सर में छेद होगा उसके? नहीं, ऐसा नहीं होता। साथ में हम अल्ट्रासाउंड भी डालते हैं, हमें पता है कि बच्चा कहाँ है और सुई कहाँ है, निडिल कहाँ है। निडिल को लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं, उसका डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस करके हम क्या क्या पता लगा सकते हैं सर? उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, उसमें कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है, और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, उसका डिटेक्शन भी कर सकते हैं सेक्स का, कि वो लड़का है या लड़की। अगर लड़की होगी तो उसमें बार बॉडी होगी उस फ्लूइड में, और अगर उसमें फ्लूइड में बार बॉडी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? लड़का है। तो एमनियोसेंटेसिस आप करवा सकते हैं इन दोनों चीजों के लिए, लेकिन थर्ड चीज के लिए एमनियोसेंटेसिस इलीगल है, आप नहीं करवा सकते। आप प्रेग्नेंट हैं, आप जाइए डॉक्टर से बोलिए मुझे जेनेटिक डिसऑर्डर पता लगाने हैं, वो लगा देगा, वो कोई कानूनी रूप से अपराध नहीं है। बिल्कुल होते हैं बेटा, उससे रिलेटेड बहुत सारी सेल्स होती हैं एमनियोटिक फ्लूइड में। डिटेक्शन ऑफ सेक्स अल्ट्रासाउंड में भी हो जाता है अनीशा जी, लेकिन बहुत बाद में होता है ना, जब एक्सटर्नल जेनिटिलिया बन जाएगा, याद करो तीसरे चौथे महीने में, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। अगर किसी को मरवाना है, एमटीपी करवाना है ना, लड़की को नहीं पैदा करना है, तो वो जल्दी करेगा ना वो ये चीज, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन इसलिए ये चीज ना हो, ये चीज रुके, ये जो महापाप है दुनिया का, ये बंद हो, इसलिए भारत सरकार ने इसको कंप्लीटली क्या कर रखा है? इलीगल। करने वाला भी अपराधी, कराने वाला भी अपराधी। तो एमनियोसेंटेसिस के ऊपर बैन है, बहुत स्ट्रिक्टली बैन है। किसके ऊपर? एमनियोसेंटेसिस के ऊपर। किसको लेकर? इससे आप सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करवा सकते। समझ में आई बात? चलिए भाई, ये चैप्टर आपका यहाँ पे सॉरी समाप्त होता है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। एनसीईआरटी में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, क्वेश्चन नहीं हो रहे हो एक्सरसाइज के, इसके क्वेश्चन कर लेना चैप्टर के, है ना। मॉड्यूल में कोई दिक्कत हो, स्लाइड में कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो दोनों चैप्टर से रिलेटेड, फेंक दिया जाता है बेटा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है जायगोट को। ये दोनों चैप्टर टेस्ट में आएंगे, और कल से जो हम चैप्टर शुरू करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसके भी कुछ पार्ट, शुरू का जो कुछ पार्ट है वो आएगा। हाँ कनक, मैं बता दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, है ना, आपका डाउट। क्लियर है? चलिए भाई, आप जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप हो जिसके भी जरिए। चलिए, कल अगर क्लास होगी और अगर मैंने छुट्टी नहीं ली, हेल्थ की प्रॉब्लम अगर मुझे नहीं आई, तो कल क्लास होगी, जरूर होगी, है ना। हाँ कनक, आप रात को करिएगा, है ना, रात को नहीं, आप कल सुबह करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू।